हेलो। आज हम मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मुग़ल साम्राज्य जिसका संस्थापक था बाबर, जिसे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के नाम से जाना जाता था। क्या था और नाम बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद और बाबर, दोनों नामों से बाबर को जाना जाता था। पंजाब के गवर्नर जो दौलत खां लोधी थे और इब्राहिम लोधी के चाचा थे, जो उनका नाम था आलम खान। इन दोनों ने ही बाबर को भारत में आने का न्योता दिया था। बाबर कहाँ पर रह रहे थे? उज़्बेकिस्तान में। बाबर जो थे उज़्बेकिस्तान फरगना में रहते थे और उनको भारत आने का न्योता किसने दिया था? पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और जो इब्राहिम लोधी था उसके चाचा आलम खान ने, दोनों ने ही बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। तो चलिए आज बाबर के बारे में जान लेते हैं और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कब होता है? 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म होता है। उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नाम के एक छोटे से राज्य के शासक थे। वो फरगाना के उनके पिता जो थे शासक थे। और बाबर जो है फरगाना की गद्दी पर कब बैठता है? 8 जून 1494 ईस्वी में जो बाबर है वो भी फरगाना की गद्दी पर बैठता है। तब उसकी आयु थी केवल 12 वर्ष की। और बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि जो है वो धारण करने वाला जो बाबर था वो एक पहला शासक था। और ये जो पद पातशाही की उपाधि है ये शुरू भी बाबर ने ही करवाई थी। तो बाबर के जो थे 4 पुत्र भी थे। कौन कौन से 4 पुत्र थे? एक तो हुमायूं था, एक कामरान था, एक अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र थे बाबर के। तो बाबर के जो भारत पर बाबर जब आ जाता है उसको बुलावा भेजा जाता है दौलत खां लोधी और साथ में आलम खान के द्वारा। जब आता है तो बाबर आके भारत पर आक्रमण करता है। बाबर ने भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किए थे। 5 बार बाबर ने भारत पर हमला किया था। तो प्रथम जो आक्रमण बाबर करता है वो कब करता है? जो बाबर होता है वो भारत पर प्रथम आक्रमण करता है 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो है उसका जो आक्रमण होता है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। जो सबसे पहला आक्रमण 1519 में जो बाबर करता है भारत पर। इस युद्ध में बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो किसे किसे कर लिया था 1519 में? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध आक्रमण करके बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने, उसके बाद वो पानीपत का युद्ध करता है। पानीपत में युद्ध होता है जो बाबर का। जे पानीपत पे कुल जो पानीपत की जगह पर 3 युद्ध होते हैं, पर जो प्रथम युद्ध होता है उसमें बाबर के बारे में बताया गया है, वो बाबर के साथ होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। इसमें बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है आता है कि जो तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो आंसर है इसका बाबर। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। और इसमें जो तोप और बारूद वगैरह चलाने वाले थे उसमें कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो बाबर की सेना में थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो आपने ये दोनों निशानेबाजों का भी याद रखना है नाम, और तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का भी याद रखना है कि बाबर ने ही शुरू करवाए थे। आगे हम जान लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर द्वारा जो है कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोधी को बाबर मार देता है। तो तभी ही बाबर जो होता है 1526 में मुगल वंश की स्थापना करते हैं।
जो इब्राहिम लोदी वंश को लोदी वंश को समाप्त करके, इब्राहिम लोदी को मार के और लोदी वंश को समाप्त करके वो क्या करते हैं, बाबर मुगल वंश की नींव डालते हैं 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है खांडवा का युद्ध, जो उसके बाद बाबर करते हैं 17 मार्च 1527 में दोबारा आक्रमण भारत पे। इसमें वो राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जो युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। इसमें भी क्या होता है, बाबर जो है जीत जाता है, तो राणा सांगा को हरा देता है इस युद्ध में। खांडवा के युद्ध में ये होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ये आपने याद रखना है, पेपरों में बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं सभी युद्ध इसके। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच होता है। जो चंदेरी का युद्ध होता है जो होता है 29 जनवरी और 1528 में, जो होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर जो है जीत जाता है। तो आपने चंदेरी का युद्ध भी याद रखना है कि कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, और बाबर क्या है, जीत जाता है। घाघरा का युद्ध उसके बाद होता है, बाबर घाघरा के स्थान पर युद्ध करता है 6 मई 1539 में। अफगानों और बाबर के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। और जो घाघरा का युद्ध है ये भी बाबर जीत जाता है, ये होता है 6 मई 1539 में। और ये जितने भी आपने बाबर के युद्ध पढ़े हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपने इन्हें याद रखना है। तो आगे है, बाबर को उनकी उदारता के लिए, जो बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कलंदर की उपाधि जो है बाबर को दी गई थी उदारता के लिए। बाबर ने मुसलमानों को तगमा नाम कर से मुक्त करवाया था। तगमा क्या होता है, एक प्रकार का जो है मुसलमानों पर लगाया गया व्यापारिक कर था, जो तगमा था, तो उसे क्या था, बाबर ने समाप्त कर दिया था। जो एक व्यापारिक कर होता है जो मुसलमानों पर लगाया गया था, जिसे बाबर ने जो उसका मुसलमानों पर ये कर जो था समाप्त कर दिया था। तो इसके अलावा खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को हरा देता है और जीत जाता है बाबर, तो उसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध, मतलब धर्म युद्ध का नारा उसने दिया था किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ। और युद्ध के जीत जाने के बाद युद्ध में गाजी की उपाधि जो है बाबर धारण करता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गाजी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो ये बाबर ने। जैसे भी पूछा जा सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो खानवा के युद्ध को जीत जाने के बाद, राणा सांगा को हराने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी, आपने याद रखना है। तो धर्म जो गाजी की उपाधि होती है इसका मतलब होता है धर्म योद्धा। इसका अर्थ था धर्म युद्ध, जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध और इसका अर्थ होता है गाजी का। गाजी की उपाधि का मतलब था धर्म योद्धा। तो ये आपने याद रखने हैं। तो आगे है 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, जिसको इन्होंने खानवा के युद्ध में हराया था बाबर ने। उसकी मृत्यु कब होती है, 30 जनवरी 1528 को मृत्यु होती है। तो इसको जहर कौन देता है, राणा सांगा को। राणा सांगा जो होता है इसको अपने ही जो इसके साथी होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि राजपूतों को जो है राणा सांगा की वजह से ही हारना पड़ा, क्योंकि वो युद्ध के मैदान से पीछे हटने लग पड़े थे। तो इस वजह से उसको वो कारण मान के उनके अपने ही जो साथी होते हैं, सैनिक वगैरह होते हैं, उन्होंने ही मिलकर उसको जहर दे दिया था, जिसकी वजह से राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 में। तो आगे जान लेते हैं बाबर की संधि। बाबर द्वारा जो संधि की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ एक संधि की थी 6 मई 1529 को ये संधि हुई थी, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण ना देने का वचन दिया था। ठीक है, उसने वचन दिया था कि वो अफगान जो विद्रोही होते हैं उनको शरण नहीं देगा। पहले वो उनको शरण देते थे, अपने पास रखते थे। अब उन्होंने नुसरत शाह ने संधि कर ली थी कि वो अफगान विद्रोहियों को अपने पास शरण नहीं देंगे।
इसके अलावा बाबर की पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। बाबर की जो पुस्तक कौन सी लिखी थी बाबर ने। जो बाबर की मातृभाषा थी वो तुर्की थी। मातृभाषा तो उनकी तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। जो उनको अरबी और फारसी भाषा के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में ही लिखी थी, जिसका अनुवाद बाद में किया जाता है अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा जो बाबर की बाबरनामा है उसका अनुवाद किया जाता है फारसी भाषा में। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो बाबर तो ये पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तो आपने बाबरनामा बताना है। ये तो आपको नाम से भी याद रहता है, पर कई बार ये पूछा जाता है कि जो बाबरनामा है बाबर की आत्मकथा उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना जो था उसने ही बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। ये आपने याद रखना है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक भागों की जो भागों नहीं आएगा यहाँ पे, बागों आएगा, बाग जो होते हैं, औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का भी वर्णन किया था। तो उसने अपने औपचारिक बागों की योजनाएं और उनको बनाने की रुचि में अपना वर्णन किया था कि उनको औपचारिक बाग बनाने में उनको रुचि है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। बाबर को जो औपचारिक बाग क्या होते हैं, ये जो बाग थे औपचारिक बाग ये थे कि इनको चार ये बाग थे जो बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे, जिसमें क्या थी इनके जो अक्सर इनके जो बाग थे ये 4 दीवारों से घिरे होते थे और साथ में इनके इन बागों के चारों ओर जो थी कृत्रिम जो नहरें थी उनके द्वारा इनको विभाजित भी किया जाता था। तो औपचारिक तरीके से इनको जो था चार दीवारों से घेर के तैयार किया जाता था और इन्हें चार बाग भी कहा जाता था। तो जो 4 बाग, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि 4 बाग जो बनाने की परंपरा है उसकी शुरुआत किसने की थी। ये इसकी शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। जो 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी इसकी शुरुआत हुई थी अकबर के समय में, और जो बाबर था वो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेता था। तो जो बाबर है उसको मुवैयान नाम का पदशाली थी जिसके वो जन्मदाता थे। मुवैयान नाम के एक पदशाली थी जिसके जन्मदाता बाबर को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुवैयान नाम के पदशाली के जन्मदाता कौन है, तो वो थे बाबर थे मुवैयान नाम का पदशाली। ये आपने देख लेना, मुवैयान नाम के पदशाली के जन्मदाता बाबर थे। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। तो किसका अनुयायी था बाबर, जो सूफी थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, उनके अनुयायी थे बाबर। बाबर की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। करीब 48 वर्ष के थे जब बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, आगरा में 26 दिसंबर 1530 को 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु होती है। बाबर जो प्रारंभ में जो शुरू में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहाँ की बाबर की इच्छा थी कि मेरा शव है दफनाया जाए। फिर वहाँ से निकाल के आराम बाग से फिर से काबुल में लाया गया और वहाँ पे दफनाया गया था बाबर का शव। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी होता है उसका जो बड़ा बेटा होता है हुमायूं, वो हुआ था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हुमायूं के बारे में। तो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।